हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन फारसी साम्राज्य जिसे अकैमनीड एम्पायर भी कहा जाता है, इसके महान सम्राट डारियस द ग्रेट के बारे में। इस वीडियो में हम डारियस द ग्रेट की बायोग्राफी को कवर करेंगे, उसमें उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोफेशनली क्योंकि वो एक शासक तो रहे ही हैं, लेकिन इससे पहले वो एक नोबलमैन थे, एक सेना नायक थे। तो एक सेना नायक के तौर पे, एक नोबलमैन के तौर पे और एक सम्राट के तौर पे उन्होंने किस तरह से पर्शियन एम्पायर को सर्व किया है, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें इस प्राचीन पर्शियन एम्पायर की, जिसे अकैमनीड एम्पायर कहा जाता है क्योंकि अकैमनीड डायनेस्टी ने इसको रूल किया, तो ये उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जिसकी नींव साइरस द ग्रेट नाम के एक शासक ने रखी थी, जो कि दुनिया के इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर माने जाते हैं, क्योंकि वो एक महान शासक थे। ना केवल एक साम्राज्य विस्तार की वजह से, बल्कि उनके गुणों की वजह से, उनकी क्षमता की वजह से, उनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वहां पे आप वो चीजें जाके जान भी सकते हैं कि साइरस द ग्रेट को इतना महान शासक क्यों कहा जाता है। तो ये जो साम्राज्य था, जो आपको दिख रहा है कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, जिसमें इसका मेजर पार्ट एशिया में था, उसके बाद कुछ हिस्सा इसका अफ्रीका में भी था, कुछ हिस्सा इसका यूरोप में भी था। हालांकि यूरोप में इसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा था, लेकिन फिर भी ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। मेडिटेरियन सी, रेड सी, पर्शियन गल्फ, इन तमाम क्षेत्रों के ऊपर इसका अच्छा खासा कंट्रोल था और इसकी सीमाएं भारत तक फैली हुई थी, इंडस रिवर तक फैली हुई थी। तो ये साम्राज्य अपने पीक पे जब गया, तो उस पे पीक पे जाने का इसका कारण था डारियस द ग्रेट, जब उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करके इस साम्राज्य को सर्वशक्तिमान बनाया और सबसे बड़ा बनाया। और उस दौर में ये साम्राज्य इतना बड़ा था। इस साम्राज्य का डिटेल इतिहास मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि इस साम्राज्य का राइज कैसे हुआ, इसका विस्तार कैसे हुआ, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, इस साम्राज्य के अंदर समाज कैसा था, रिलीजन कैसा था, इसका आर्ट आर्किटेक्चर कैसा था, कौन कौन से रूलर्स ने इसके ऊपर रूल किया। तो वो तमाम चीजें हम यहाँ पे चर्चा में शामिल कर चुके हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे डारियस द ग्रेट की। मैं आपको बता चुका हूं कि साइरस द ग्रेट ने इस साम्राज्य की नींव रखी थी तकरीबन 550 ईसा पूर्व में। हालांकि साइरस द ग्रेट, जो जिनको साइरस सेकंड कहा जाता है, वो 559 में 559 ईसा पूर्व में शासक बन चुके थे। एक छोटे क्षेत्र के वो शासक बने थे उस दौर में, लेकिन उसके बाद उन्होंने मीडिया को जीता 550 में, और वहां से उन्होंने पर्शियन एम्पायर की नींव रखी। उसके बाद वो 550 में उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद उनके जो बड़े बेटे हैं कैम्बिसिस सेकंड, उन्होंने रूल किया। तकरीबन 8-10 सालों तक उन्होंने रूल किया। 530 से 522 तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद साइरस द ग्रेट का छोटा बेटा और कैम्बिसिस का छोटा भाई, जिसका नाम था बार्डिया या समरडिस भी इसका नाम था, तो इसने रूल किया 522 में और कुछ महीनों तक रूल किया। और उसके बाद कहा जाता है कि इसने सुसाइड कर लिया। इसको लगा कि ये इतना काबिल नहीं है कि इतने बड़े साम्राज्य को चला पाए। लेकिन इसकी एक और कहानी भी है। कहा जाता है कि कैम्बिसिस ने अपने छोटे भाई को पहले ही मरवा दिया था, और बहुत ही सीक्रेटली मरवाया था। उसके बाद एक नोबल बहरूपिया अपने आप को ये क्लेम करता है कि मैं ही बार्डिया हूं, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि बार्डिया मर चुका है। तो वो शासक बनता है, और उसके बाद उसका शासन ज्यादा चल नहीं पाता है, उसको सुसाइड करना पड़ जाता है। तो 522 में ये घटनाक्रम होता है। लेकिन उसके बाद एक महान शासक इस साम्राज्य की बागडोर को संभालता है। उसका नाम है डारियस द ग्रेट या डारियस फर्स्ट। ये होता है साइरस द ग्रेट का जो है दामाद, उसकी एक बेटी का हस्बैंड, और इसने रूल किया 522 से 486 ईसा पूर्व में। अब ये समय काल उल्टा क्यों चल रहा है, ये तो आप जानते ही होंगे कि देखिए, ईसा पूर्व और ईसा के बाद का जो समय है उसको 2 भागों में बांटा गया है। कि जैसे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उससे बाद का जो समय है उसको हम बोल देते हैं एडी का समय, या फिर कॉमन एरा का समय, सीई बोल देते हैं। तो साल जो अभी चल रहे हैं, हम 2023 में हैं, तो 2023 साल हो गए हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म को, तो ये समय इस तरफ चलता है। और उल्टा समय चलेगा तो जीसस क्राइस्ट से 100 साल पहले का समय, 200 साल पहले का समय, और अगर हम बात करें 550 साल पहले का समय, तो समय इस तरफ से आएगा, समय तो आगे की तरफ ही बहेगा, तो समय ऐसे चलेगा 550, फिर 549, फिर 548। तो उसी तरह से चीजें होती हैं। तो 550 ईसा पूर्व पहले का समय है और 530 बाद का समय है। तो आप समझ गए होंगे कि 522 से रूल शुरू किया था और 486 तक उनका रूल चला है डारियस द ग्रेट का। इनकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके बाद अगले जो शासक रहेंगे वो हैं जर्क्सिस का भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। जर्क्सिस की बायोग्राफी हम जल्दी कवर करेंगे, क्योंकि जर्क्सिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, और इनका जिक्र आपने सुना होगा 300 मूवी में।
वो 300 सैनिकों की जो एक सेना थी जिसने पर्शियन आर्मी का मुकाबला करने की कोशिश करी थी, भले ही वो हार गई थी लेकिन उन्होंने बहुत ही बहादुरी से उसका मुकाबला किया था, जो एक ग्रीक सेना थी। तो उसकी बात हम करेंगे और उसमें उनको विलेन के तौर पे प्रेजेंट किया गया है उस मूवी में। हालांकि जर्क्सिस एक विलेन नहीं थे जिस तरह से उस मूवी में दिखाया गया है, लेकिन क्योंकि 300 सैनिकों ने उनका विरोध किया और 300 सैनिकों की तरफ एक तरह से सिंपैथी थी कि इतनी छोटी आर्मी ने इतनी बड़ी सेना का विरोध किया, तो वो एक अलग तरीके का इतिहास लिखने का तरीका था ग्रीक हिस्टोरियंस का। वो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जर्क्सिस की बायोग्राफी में। अब हम फोकस करते हैं मेनली डारियस द ग्रेट के बारे में। यहाँ पे साम्राज्य विस्तार की आप बात करें तो देखिए कि ये है प्राचीन पर्शियन साम्राज्य, पर्शियन एम्पायर है ये, जिसकी नींव रखी थी साइरस द ग्रेट ने। और साइरस द ग्रेट के समय पे ये जो ग्रीन वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसकी नींव रखी। इतना बड़ा साम्राज्य उनके पास था, जो कि अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था उस दौर का। उसके बाद इस साम्राज्य का और भी विस्तार हुआ और इनके बेटे कैम्बिसेस ने इजिप्ट को जीतकर इसकी जो विस्तार पॉलिसी है उसको और बढ़ाया और विस्तार करके इसको अफ्रीका महाद्वीप तक वो लेके गई। और इजिप्ट के ऊपर रूल करने वाले पर्शियन साम्राज्य के ये पहले रूलर बने। कौन? कैम्बिसेस। इससे पहले फेरो का रूल चलता आ रहा था इजिप्ट के अंदर, और जो एंशियंट सिविलाइजेशन था इजिप्ट का, वहां पे जो फेरो की जो डायनेस्टी चलती आ रही थी, उन्होंने यहाँ पे रूल किया था। उनका अंत यहाँ पे हो गया। उसके बाद डारियस के समय पे इस साम्राज्य का और विस्तार हुआ और ये साम्राज्य चारों तरफ से फैला। इधर ये यूरोप तक फैला और इन्होंने ग्रीक्स को भी कुछ लड़ाइयों में हराया, हालांकि कुछ लड़ाइयों में इनकी हार भी हुई। उसके अलावा इन्होंने सीथिया वाले हिस्से के ऊपर भी अटैक किया था। यूरोप में बहुत ज्यादा सफलता हासिल इनको हुई नहीं, लेकिन एशिया के कई हिस्सों को इन्होंने जीता, इधर वाले हिस्सों को जीता। इंडस रिवर तक इन्होंने साम्राज्य को फैलाया, तो बहुत बड़ा साम्राज्य इन्होंने कर दिया था। इधर लीबिया वाला हिस्सा जो उसको भी जीत लिया था। तो ये साम्राज्य इन्होंने विस्तार करके इतना बड़ा बना दिया था और अपने चरम पे ये इसको लेके गए थे। इनकी बात करते हैं। 550 में इनका जन्म हुआ। 550 ईसा पूर्व, वही समय काल जब पर्शियन एम्पायर की नींव रखी गई थी, उस समय इनका जन्म होता है। जब साइरस साम्राज्य को बना रहे थे उस समय जन्म होता है और 486 में इनकी मृत्यु होती है। डायरियस द ग्रेट इनको कहा जाता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इनको कहा जाता है इस अकामनीड एम्पायर का। और 522 से लेके 486 तक इनका रूल रहा है। साम्राज्य अपने पीक पे पहुंचा। क्षेत्र कौन कौन से जिनको जीता? वेस्ट एशिया, बाल्कन्स, कॉकस रीजन, ब्लैक सी के आसपास का कोस्टल एरिया, सेंट्रल एशिया, इंडस वैली के आसपास का क्षेत्र ईस्ट तक उन्होंने फैलाया। और जितना हिस्सा उस समय दुनिया जानती थी, उस समय के हिस्टोरियंस, उस समय के शासक जितना जानते थे, उसमें उन्होंने बहुत दूर तक साम्राज्य फैला दिया था। उनको लगता था कि एशिया और यूरोप ये दो ही महाद्वीप हैं। पहले उस समय तक न तो किसी को ये पता था कि अमेरिकी महाद्वीप है, ना ऑस्ट्रेलिया का पता था। तो ये महाद्वीप तो पता ही नहीं थे। एशिया और यूरोप दो ही मेनली एक तरह से नोन वर्ल्ड थे दुनिया के लिए, और उसमें उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य फैला लिया। अफ्रीका भी था ऑब्वियसली, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। डारियस को जाना जाता है उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस रवैये के लिए। जिस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य को जीनियस वे में एडमिनिस्ट्रेट किया, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। तो ये जो कारण है उनके लिए उनको जाना जाता है। उन्होंने ग्रीस को कॉन्कर करा था, और हालांकि एक स्ट्रॉम में 492 ईसा पूर्व में एक बड़े समुद्र के अंदर आने वाले स्ट्रॉम की वजह से उनकी कई बड़ी फ्लीट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। उसके बाद एथेनियंस जो थे, एथेंस के जो लोग थे, जो उनकी सेना थी, एथेंस की सेना भी बहुत ताकतवर हुआ करती थी उस दौर में। उन्होंने बैटल ऑफ मैराथन में इनको 490 बीसीई में हरा भी दिया था। तो बाद में इनकी जो मुहिम है ग्रीक्स को हराने की, वो एक तरह से खत्म हो गई थी। ग्रीक्स को ये ज्यादा पूरी तरह से हरा नहीं पाए थे, क्योंकि ग्रीक्स जो थे वो बहुत बड़े सिटी स्टेट्स में बटे हुए थे। बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे ग्रीक्स के। एक साम्राज्य नहीं था ग्रीक्स का। एक साम्राज्य तो बाद में अलेक्जेंडर के दौर में हुआ है। तो कई छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे, उसमें इन्होंने ग्रीस पे अटैक किया था। ग्रीस के एथेंस वाले हिस्से के ऊपर अटैक किया था। तो वो जो दौर था, उस समय इनको कुछ लड़ाइयों में हार का सामना करना पड़ा और कई सिटी स्टेट्स एक साथ हो गए थे, इसकी वजह से ये हार गए। इंपॉर्टेंट जो जगह है यहाँ पे इस पर्शियन एम्पायर की, उनका थोड़ा ध्यान रखिएगा। पर्सियस का जो क्षेत्र है, पर्सिया, यहाँ पे पर्सियस नाम की जगह थी। यहाँ से साम्राज्य की शुरुआत हुई थी 559 से। फिर मीडिया वाला क्षेत्र जो जीत के साम्राज्य इस तरह से विस्तार हुआ। बेबीलोनिया ध्यान रखिएगा, बेबीलोनिया मतलब आज का इराक वाला जो क्षेत्र है वो ध्यान रखिएगा। आर्मेनिया वाला जो क्षेत्र है इसे ध्यान रखिएगा। सिसिलिया
और लीदिया, एशिया माइनर, ये जो क्षेत्र है ये इसको कहा जाता है, जो आज के समय मेनली टर्की वाला जो क्षेत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। इजिप्ट आप जानते हैं, लीबिया आप जानते हैं, इथोपिया आप जानते हैं, ये जो क्षेत्र है ये तो आज भी इनके ऐसे ही नाम है, लेकिन इनके नाम अलग हुआ करते थे। यहाँ पे पर्थिया हुआ करता था। तो ये नाम बार बार आएंगे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझ जाइएगा कि कौन से क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं। इसको थोड़ा सा मैं आपको दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। अब देखिए इनकी अर्ली लाइफ की बात करते हैं। ये किसी राजा के बेटे नहीं थे डारियस, ये एक क्षत्रप के बेटे थे। क्षत्रप यानी कि एक गवर्नर जैसा पद होता है, मतलब राजा के अधीन एक पर्टिकुलर क्षेत्र को किसी क्षत्रप को दे दिया जाए, गवर्नर को दे दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो राजा को ही रिप्रेजेंट करता है, वहां पे राजा को ही जो है वो हर चीज बताता है, राजा की ही हुकूमत को मानता है, लेकिन उसके पास कुछ ऑटोनॉमी होती है और उस क्षेत्र को वो गवर्न करता है। तो इनके पिता एक क्षत्रप थे और पर्शिया के एक क्षेत्र में वो क्षत्रपी करते थे, अपने शासन को चलाते थे। आगे उसकी भी बात आएगी कौन से क्षेत्र में करते थे, और ये इस तरह से रूल होता था। लेजेंड्स ऐसे कहते हैं, कहानियों में ऐसा कहा जाता है कि साइरस द ग्रेट जो पहले शासक थे उनको एक सपना आया था, बहुत ऐसा सपना आया था कि एक नींद में वो उठे और उनको लगा कि, नींद में सो रहे थे, उनको लगा कि ये जो डारियस है, ये जो लड़का है उनके एक क्षत्रप का बेटा है, ये इतना काबिल था, उससे वो मंत्रमुग्ध थे कि यार इतना काबिल बेटा इनके पैदा हुआ है, मेरे बेटों से भी ज्यादा सफल है ये, मतलब ज्यादा काबिल है, तो ये एक दिन बहुत बड़ा शासक बनेगा पर्शियन एम्पायर का और ये पूरी दुनिया पे राज करेगा। उसके पंख लगे हुए हैं और पूरी दुनिया, वो पंख इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इनका जो रिलीजन था वो जोरिस्टियन रिलीजन था, पारसी धर्म था, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो वो पंख उस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो पूरी दुनिया पे रूल कर रहा है। लेकिन डारियस को इस चीज का भी डर था कि कहीं साइरस को इस चीज का भी डर था कि कहीं डारियस उसके बेटों को ही मार के खुद शासक ना बन जाए, मतलब कैम्बिसिस और बार्डिया को ना मार दे। तो उसने ये कहा कि कैम्बिसिस के इसके डारियस के पिता को कि ध्यान रखना अपने बेटे का कि वो कहीं मेरे बेटों को मार के ही पर्शिया का शासक न बन जाए। हालांकि डारियस की कोई ऐसी मंशा थी नहीं कि वो उनके बेटों को मारना चाहता था। कैम्बिसिस का साथ भी दिया है उन्होंने। कैम्बिसिस के साथ जो युद्ध अभियान हुए हैं इजिप्ट के और तमाम अलग अलग क्षेत्रों के, जहां जहां पे बहुत सारे रिवोल्ट हुए पर्शियन एम्पायर के खिलाफ, उन रिवोल्ट्स को दबाने में, उनको शांत करने में डारियस ने कैम्बिसिस की मदद ही करी है हमेशा। तो वो उनके साथ रहे, जब तक वो जीवित थे तब तक साथ रहे, और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद उनके हाथ में शासन आया है, और उस शासन आने का भी एक तरीका था, उसके थ्रू ही आया है। तो अगर हम बात करें शुरुआती दो रूलर्स की पर्शियन एम्पायर की, जिसमें साइरस द ग्रेट ने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया था, तो पर्शिया के इस वाले क्षेत्र से उन्होंने शुरुआत करी थी, फिर मीडिया को जीता, नियो बेबीलोनिया और बेबीलोनिया को जीता, लीडिया को जीता और यहां तक साम्राज्य विस्तार किया। उसके बाद कैम्बिसिस के रूल में इन्होंने ये वाला क्षेत्र जीता था पर्शियंस ने, और जब कैम्बिसिस शासन में आए उस दौर में जो भी क्षेत्र का विस्तार हुआ है उसमें मेनली भूमिका किसकी रही है? डारियस की, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेनानायक थे उनके। ठीक है, अब डारियस के पिता जो थे उनका नाम था, जो कि एक क्षत्रप थे, उनका नाम था हेस्टास्पीस। हेस्टास्पीस उनका नाम था, और ये बैक्टीरिया वाले जो क्षेत्र हैं उसके क्षत्रप रहे थे। बैक्टीरिया वाला जो क्षेत्र है मैं आपको मैप में दिखा चुका हूं, देखिए यहाँ पे सब आपको सारे क्षेत्र के सब क्षेत्र आपको नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पे बैक्टीरिया वाला जो क्षेत्र था वो यहाँ पे बैक्टीरिया वाला क्षेत्र था, इसमें नहीं नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पे था। उसके ये शासक थे। कई जगह इनकी जो मदर हैं उनकी आइडेंटिटी जो है वो अनसर्टेन है, लेकिन कई जगह जो कुछ और हिस्टोरियंस हुए उन्होंने ऐसा बताया है कि इनकी मदर का नाम था इर्दाबामा इनकी मदर का नाम था। वो एक बहुत ही अच्छे लैंड ओनर की बेटी थी, और वो जो अच्छा लैंड ओनर था, मतलब उसके पास अच्छी खासी जमीन थी, अच्छी पूंजी थी, तो एफिलेंट था वो, उसकी बेटी थी वो, और एक अच्छे परिवार से आते थे, मतलब शाही परिवार से तो आते ही थे। एक डारियस, क्योंकि उनके पिता एक क्षत्रप थे, उनकी मदर एक अच्छे परिवार से आती थी, तो इस तरह से चीजें पता चलती हैं। उसके बाद है कि वो हाइस्टापिस जो थे, इनके पिता जो थे हाइस्टापिस, वो एक क्षत्रप थे, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे साइरस आर्मी में, और एक अच्छे नोबल भी माने जाते थे। वो इनके कोर्ट में उनकी बात सुनी जाती थी बेसिकली। तो हेरोडोटस ने अपने इतिहास में इनके बारे में बताया है कि जब डारियस सत्ता में नहीं आए थे तो उससे पहले वो स्पीयरमैन थे। वो इनकी सेना में एक तरह से सोल्जर थे, मुख्य एक अधिकारी थे, और
उसके बाद इनका जो रोल था और जिस तरीके का इनकी क्षमता थी, उस हिसाब से साइरस को पहले से ही पता चल गया था कि साइरस जो है, साइरस ये जानते थे कि डारियस एक बड़ा व्यक्ति बनेगा और इसमें क्षमताएं हैं, पोटेंशियल है। तो इसीलिए उनको वो सपना आया उनकी छवि को देखते हुए, और सपने में उनको ये लगा कि वो यूरोप, एशिया और तमाम जो नॉन वर्ल्ड था डारियस के लिए, उसके ऊपर वो रूल कर रहे हैं। और वो सपने से जब उठे तो उनको लगा कि उनके बच्चों का क्या होगा। उनको ये तो लगा कि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा विस्तारित होगा और साम्राज्य बहुत अपने चरम पे जाएगा, और इस तरह से जो पंख लगे होते हैं, जिस तरह से जोरिस्टियन रिलीजन के अंदर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रतीक है, उस तरह से उनको लगा कि उनका जो वारिस बनेगा आगे चल के वो डारियस बन जाएगा कहीं ना कहीं, और डारियस जो है वो शासक बनेगा दुनिया का। तो उनको लगा कि यार फिर मेरे बेटों का क्या होगा, कैम्बिसिस का और बारडिया का। तो उन्होंने इसीलिए कहा इसके पिता को, डारियस के पिता को, कैम्बिसिस साइरस ने कहा कि भाई ध्यान रखना तुम्हारे बेटे का कि कहीं मेरे बेटों को मार के ही वो अपने एम्बिशियस रीजन के लिए इनको मार ना दे और खुद शासक ना बन जाए। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब अर्ली रिवोल्ट्स होते हैं, अर्ली रिवोल्ट्स कब होते हैं? कैम्बिसिस के समय पे, साइरस के समय पे। साइरस के समय पे ज्यादा रिवोल्ट हुए नहीं, क्योंकि साइरस एक बहुत ही कमाल के शासक थे, जनता उनको बहुत पसंद करती थी। साइरस अपने साम्राज्य विस्तार की वजह से इतने नहीं जाने जाते जितना उनके बिहेवियर के लिए जाने जाते थे। वो उस दौर में लोगों को ह्यूमन राइट्स देते थे, ह्यूमन राइट चार्टर्स देते थे। उस दौर में वो अपने दुश्मनों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते थे कि उनको ऐसा नहीं कि उनको फांसी दे दो या उनको मार दो या फिर उनको जेल में डाल दो, नहीं, उनको कई बार छत्रप तक बना देते थे। तो इस तरीके के व्यक्ति थे। तो साइरस के समय पे ऐसी चीजें नहीं हुई, लेकिन उनका बेटा जो था कैम्बिसिस, वो एक थोड़ा क्रूर शासक था। और कैम्बिसिस के समय पे बहुत सारे, एक आप कह सकते हैं कि रिवोल्ट्स हुए, रिबेलियंस हुए अलग अलग जगह पे, जो कि नापसंद करते थे उनको। इवन बारडिया जो कि छोटा भाई था कैम्बिसिस का, वो भी कई जगह जो है चाहता था कि वो शासक बन जाए और मेन लीडर वो बन जाए। तो कई जगह सपोर्ट था बारडिया का, और कहीं जगह इलाम में, बेबीलोनिया में, यहाँ पे कुछ रिवोल्ट्स आए और रिवोल्ट्स बहुत जगह हुए। तो जो रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे उनको खत्म करने के लिए डारियस को भेजा गया। और एक रिवोल्यूशनरी लीडर था सूसा में, अस्चिना, उसको इन्होंने मरवाया था, मारा था उनको अल्मीटा रिवोल्ट में, वहां पे उसको एंड किया था। उसके बाद बेबीलोनिया के अंदर जो रिवोल्ट्स हो रहे थे उनको इन्होंने समाप्त किया। बेबीलोनिया के अंदर कई लोग डारियस को पसंद भी करते थे, बैक्टीरिया वाले क्षेत्र के कई लोग थे, वो यहाँ पे उनके साथ आए और उन्होंने मदद करी आर्मी की, क्योंकि डारियस को एक लीडरशिप में लोग पसंद करते थे। तो इस तरह से चीजें थी, कई रिवोल्ट्स को उन्होंने शांत किया। तो यहाँ से देखिए कि जो क्षेत्र था, यहाँ पे उन्होंने कई जगह, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट्स को दबाया है, खत्म किया है। तो इस तरह से चीजें हो रही थी। फिर पर्सिस वाला जो क्षेत्र है, पर्सिस वाला ये वाला क्षेत्र है, पर्सिस वाला जहां से साम्राज्य की शुरुआत हुई थी, जो कि घर था पर्शियंस का, इन अकैमनीड डायनेस्टी का घर था, जहां से साइरस ने अपने साम्राज्य की शुरुआत करी थी 559 में। यहाँ पे भी रिवोल्ट हुए, उसके बाद बेबीलोनिया में भी रिवोल्ट हुए अगेन, और भी कई क्षेत्रों में रिवोल्ट हुई। पूरे, अगर कहें तो पूरे साम्राज्य में ही अलग अलग जगहों पे रिवोल्ट हो रहे थे। इलाम, बेबीलोनिया, मीडिया, पर्थिया, असीरिया, इजिप्ट, इन तमाम क्षेत्रों में बहुत सारे रिवोल्ट हुए। और उन रिवोल्ट्स को दबाने में सबसे ज्यादा प्रमुख भूमिका निभाई डारियस ने। अकैमनीड साम्राज्य को एक तरह से उस दौर में एक बहुत ही इस स्थिति में था कि साम्राज्य टूट भी सकता था, उसका पतन भी हो सकता था, लेकिन डारियस ने मैनेज किया, उन सारे रिवोल्ट्स को उन्होंने दबाया। ठीक है, उसके बाद डारियस ने इन रिवोल्ट्स को दबा दिया और उन्होंने ये कहा, उनके ही शब्दों में अगर कहा जाए, इतिहास में जो मेंशन है, कि वो जो शासक थे जो झूठ बोलते थे, जो इन रिवॉल्यूशंस को भड़काते थे, फेस पे कुछ बोलते थे, पीछे से कुछ बोलते थे, उन सभी को उन्होंने मरवा दिया। और ऐसे 9 शासकों को उन्होंने मरवाया, ताकि साम्राज्य का खंडन ना हो सके, टूट ना सके वो। तो इस तरह से चीजें बेहिस्टोश इंस्क्रिप्शन में डिटेल में मेंशन है कि किस तरह से चीजें हुई और इन रिवॉल्यूशंस को, इन रिवोल्ट्स को उन्होंने दबाया। अब राजा कैसे बनते हैं, शासक कैसे बनते हैं, एम्परर कैसे बनते हैं, इसकी कहानी कैसे शुरू होती है। 522 में कैम्बिसिस सेकंड, जिनको कैम्बिसिस ही कहा जाता है, मेनली शासक वही रहे। कैम्बिसिस फर्स्ट तो कोई बड़े शासक रहे नहीं, वो तो पर्सिस वाले क्षेत्र के शासक थे, पिता थे बेसिकली साइरस के, और कैम्बिसिस सेकंड के दादाजी थे। तो कैम्बिसिस सेकंड जो है, उनकी मृत्यु के बाद
एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोमाता। गौ माता, ये नाम ऐसा ही है, गौ माता अपन तो गाय को कहते हैं, हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है तो गौ माता कह दिया जाता है। तो गौ माता है ये, यहाँ पे गोमाता नाम का व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं बारडिया हूँ, मैं जीवित हूँ और मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो अब इस पूरे साम्राज्य का लेजिटिमेट हेयर मैं हूँ, क्योंकि कैम्बिसिस का तो कोई बेटा है नहीं। तो वो थ्रोन पे बैठते हैं 522 में। अब क्या है कि कई जगह ऐसा होता है कि इस व्यक्ति ने खुद सुसाइड कर लिया, और कई जगह ऐसा है कि कुछ 7 नोबल्स और इसमें डारियस भी शामिल था, उन्होंने मिलके इस गोमाता को मार दिया। इसको मार दिया क्योंकि ये जानते थे कि ये बहरूपिया है। अब इनको था कि अब हमें नई सरकार चुननी है, नई हुकूमत चुननी है कि इस साम्राज्य को चलाएगा कौन। तो इन नोबल्स ने डिस्कस किए आइडियाज कि कौन कौन सी सरकार बन सकती है। तो डेमोक्रेसी, ओलिगैकी, मोनार्की, ये तमाम इनके सामने आइडिया थे। डेमोक्रेसी का आइडिया था उस दौर में भी, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई नहीं थी, लेकिन डेमोक्रेसीज के आइडिया थे। ओलिगार्की मतलब जैसे सब नोबल्स मिलके इसको चलाएंगे जो होंगे वो भी आइडिया था। और मोनार्की यानी आप जानते हैं कि एक शासक चलाता है, मोनार्क चलाता है। तो इनको फाइनली ये लगा कि जो मोनार्की है वही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और मोनार्की ही होना चाहिए, उसी से शासन चल सकता है। तो अब था कि इन 7 नोबल्स में से शासक कौन बनेगा, किसको यहाँ का राजा घोषित किया जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने एक रैंडमली एक प्लान बनाया कि एक पर्टिकुलर टाइम पे जिस भी नोबल का घोड़ा हिनहिनाएगा, नेग करेगा, उसी को शासक बनाया जाएगा। कमाल की बात है, यही तय हुआ और डारियस का घोड़ा सबसे पहले ही हिनहिनाया और डारियस को शासक बना दिया गया। ये कहानी, ये लेजेंड कहानी इसमें मिलती है, इतिहास में ये चीजें दर्ज है। तो डारियस इस तरह से शासक बनते हैं। अब वो घोड़ा किसी दूसरे नोबल का हिनहिना देता तो वो शासक बन जाता, लेकिन डारियस का घोड़ा हिनहिनाया तो डारियस शासक बन गए। इस तरह से डारियस शासक बनते हैं। उसके बाद साम्राज्य में उस दौर में भी बहुत सारे रिवोल्ट चल रहे थे, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज चल रही थी कि उनको किस तरह से शासन से हटाया जाए। तो वो जो मेजर रिवोल्ट चल रहे थे बेबीलोनिया में, जिसमें एक व्यक्ति चला रहा था नेबूचादनेस्सर थर्ड, इसको मरवाया, इसको हटाया। इन रिवोल्ट्स को हटाते हटाते कुछ समय उनको लग गया और उन्होंने जो जमीन पहले जीती हुई थी उसको तो रखा ही, और उसके बाद उन्होंने साम्राज्य विस्तार की भी पॉलिसी को अपनाया और उसके बाद उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। और वो जो साम्राज्य बना वो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे ताकतवर साम्राज्य था, अपने पीक पे था। इस तरह से चीजें चल रही थी। तो इस तरह से डारियस ने इन तमाम रिवोल्ट्स को हटाने के बाद अब उन्होंने सोचा कि अब हमें साम्राज्य विस्तार करना है। सबसे पहले उनका प्लान था ग्रीस को इन्वेड करने का। तो ग्रीस को इन्वेड करने का कारण था क्योंकि कई आयोनियन स्टेट्स जो थे, जो कहीं ना कहीं पर्शियंस की एक तरह से इन्फ्लुएंस में थे, उनको वो अपनी तरफ खींचना चाहते थे ग्रीक्स। और हालांकि वो ग्रीक्स के पास में थे और ग्रीक्स के ही एक तरह से सिटी स्टेट्स में माने जाते थे, लेकिन उनके संबंध हो गए थे किसी तरह से पर्शियंस के साथ, तो वो एक तरह से उसमें इन्फ्लुएंस को चेंज करना चाहते थे। तो ग्रीस के खिलाफ मुहिम हुई, एक तरह से एक वॉर हुआ जिसे फर्स्ट पर्शियन वॉर हुआ कहते हैं। और वो फर्स्ट पर्शियन वॉर जो है वो डारियस के समय पे हुआ था, जिसमें बेसिकली वैसे देखा जाए तो डारियस की हार ही हुई बैटल ऑफ मैराथन में। एथेंस की आर्मी ने उनको हरा दिया था 490 ईसा पूर्व में। लेकिन इस बैटल में, ये जो आपको मैप देखिए, इधर पर्शियन एम्पायर है, इधर ही है वो बड़ा साम्राज्य, ये भी उसके पास है। ये मैसिडोनिया है, मैसिडोनिया जहां से अलेक्जेंडर द ग्रेट शासक आए, जिन्होंने इन तमाम क्षेत्रों को तो जीत के एकजुट किया ही, ग्रीक एम्पायर का पार्ट बनाया ही, लेकिन इधर भी जीत के उन्होंने पर्शियन एम्पायर को भी एक तरह से हराया था बाद में। 330 बीसी में ये चीजें चली है, वो तो बहुत बाद की बात हो गई, उससे 150 साल पहले चल रहा है ये सब माहौल। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं सिटी स्टेट्स नजर आ रहे हैं, ग्रीक्स के छोटे छोटे सिटी स्टेट्स नजर आ रहे हैं, इसमें एलिट का, और ये देखिए सभी चीजें नजर आ रही हैं आपको, ठीक है। इनके ऊपर अटैक किए गए। तो यहाँ पे जब अटैक किए गए तो उसमें इनकी हार होती है। एक तो बड़ा कारण है कि ये जो एग्नियन सी है, यहाँ पे बड़ा तूफान आता है और इनकी पर्शियन आर्मी की एक बहुत बड़ी फ्लीट तहस नहस हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रीक्स को एडवांटेज मिल जाता है। और ग्रीक्स की नेवी भी बड़ी ताकतवर थी, उनको एक बार मौका मिल गया। एथेंस की नेवी बड़ी ताकतवर मानी जाती थी, तो इन्होंने हरा दिया। 490 के आसपास की बात है। तो ये मेन आपको नजर आते हैं क्षेत्र जहाँ पे ग्रीक्स के जो अपोनेंट्स हैं वो कौन थे, यहाँ पे पर्शियंस थे। और यहाँ पे रिवोल्ट्स भी हो रहे थे, जो आयोनिक रिवोल्ट्स थे वो इन क्षेत्रों में हो रहे थे। ये
वैसे तो पर्शियन एम्पायर ने इनको जीत लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रीक्स के इन्फ्लुएंस में थे, एथेंस के इन्फ्लुएंस में थे। तो ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी। उसके बाद आयोनियन रिवोल्ट्स हुए, तो उसके बाद बेसिकली इन्होंने जीत लिया था इस क्षेत्र को। यही चीजें जो है वो डिटेल में लिखी हुई हैं, आप इनको जाके पढ़ सकते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 492 से ये मुहिम शुरू हुई थी और फिर 490 आते आते ये लड़ाई खत्म हुई। वैसे मैंने फर्स्ट पर्शियन वॉर, जो पर्शियन ग्रीक वॉर्स है, उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने डिटेल में बताया कि किस तरह से यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, किस तरह से इनकी युद्ध पॉलिसी थी, कितने लोग मारे गए, क्या क्या इतिहासकारों ने लिखा है। तो वो वीडियो जो है वो आप यहाँ पे आई बटन पे मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बैटल ऑफ मैराथन हुआ, और ये वो बैटल था जिसमें इतने बड़े माइटी पर्शियन एम्पायर की हार हुई और ग्रीक्स के सामने वो हार गए। तो ये एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था हिस्ट्री में कि ग्रीक्स की यहाँ जीत हुई है किसी भी तरीके से। तो उसके बाद कुछ समय के लिए डारियस ने इस मुहिम को छोड़ दिया कि वो ग्रीक्स को कुछ समय के लिए भूल जाएंगे और उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने दूसरी तरफ अपनी मुहिम चलाई, और दूसरी कौन सी साइड थी? ईस्ट की साइड थी, और यूरोप में वेस्ट की साइड थी। तो यूरोप की तरफ भी इन्होंने इन्वेजन की, और इंडस वैली की तरफ, भारत की तरफ भी अटैक किए। तो यूरोप में उन्होंने किया जब अटैक, तो बेबीलोन को उन्होंने जब अपने कंट्रोल में ले लिया था, और जो जो क्षेत्र उन्होंने एशिया माइनर के अपने कंट्रोल में ले लिए थे, उसके बाद ये था कि अब उनको अटैक करना था। पहले मैं उसकी ही बात कर लेता हूँ, सीथिया पे। सीथिया कौन सा क्षेत्र है? सीथिया ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, यूरोपियन के ये जो सीथियंस लोग यहाँ से आते हैं, वो सीथिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे उन्होंने अटैक किया। तो सीथिया वाले अटैक में भी उनको ज़्यादा सफलता हासिल हुई नहीं, और इवन सीथियंस के खिलाफ जो इन्होंने अटैक किए उसमें उनकी फिर से हार हुई। तो ये बात सही है कि डारियस के समय पे साम्राज्य अपने पीक पे पहुंचा और कई लड़ाइयों में उन्हें जीत हासिल हुई, लेकिन उनको इन दो लड़ाइयों में हार का सामना करना पड़ा, एक तो ग्रीक्स के सामने और एक सीथियंस के सामने। और उसके बाद अगले 20 साल तक उन्होंने यूरोप की तरफ नहीं देखा कि यूरोप को अब इन्वेड नहीं करना है। तो ये उनकी मंशा जो है यूरोप को जीतने की ज़्यादा सफल हासिल हुई नहीं उनको। इसीलिए यूरोप की तरफ आप देखते हैं पर्शियन एम्पायर का इतना दबदबा नहीं था, यूरोप में इतना फैला हुआ नहीं था। अगर हम बात करें इंडस वैली की साइड की, तो भारत के साथ इसके बॉर्डर शेयर होते थे। इंडस वैली तक का जो क्षेत्र है इन्होंने जीता हुआ था, मैंने आपको शुरुआती मैप में भी दिखाया था। तो 516 BC में डारियस ने यह प्लान बनाया कि एशिया एरिया बक्टरिया वाला जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान तक इनको जीतना था। अफगानिस्तान से टक्सिला की तरफ इन्होंने मार्च करना शुरू किया। तो ये वाला जो क्षेत्र है, गांधार तक का जो क्षेत्र है, इसमें इन्होंने इस रास्ते से आते हुए ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से आए, और इन्होंने 516 से 515 ईसा पूर्व में गांधार वाला जो क्षेत्र है इसको जीत लिया था। और इंडस वैली के आसपास का जो क्षेत्र है, इंडस से वेस्ट वाला जो क्षेत्र है, इसको इन्होंने 515 ईसा पूर्व में जीत लिया था। इंडस रिवर को पार नहीं किया इन्होंने, भारत की तरफ और आगे नहीं आए। और ये जो दौर है, कौन सा दौर है? भारत में क्या चल रहा था उस समय? उस समय भारत में महाजनपद पीरियड चल रहा था। 16 महाजनपद जब थे, तो भारत उन महाजनपदों में बटा हुआ था, और इधर पर्शियन साम्राज्य अपने जनहित की तरफ था। उसके बाद वो 16 महाजनपद आगे जुड़े हैं, और आप जानते हैं कि मगध का रूल स्टैब्लिश हो गया था। तो वो जो दौर है वो चल रहा था इस दौर में, ठीक है। उसके बाद गांधारा से मॉडर्न कराची तक का जो क्षेत्र है उसको जीत लिया। जीतने के बाद यहाँ पे उन्होंने अपने छत्रप्स को अपॉइंट कर दिया, और ग्रीक शेलेक्स ऑफ कैरेंडा, एक्सप्लोरर ऑफ इंडियन ओशियन, उसको एक व्यक्ति को अपॉइंट किया। एक ग्रीक एक्सप्लोरर था उस दौर का, उसको कहा कि तुम एक काम करो, इंडस से लेकर सुएज तक का जो क्षेत्र है इसको, इंडियन ओशन को, इसको एक्सप्लोर करो कि हमें कुछ नए ट्रेड रूट्स वगैरह मिल जाएं, और ये सब चीज़ें हमें करनी है। हमें यहाँ पे आगे चल के भारत के साथ व्यापार भी करना, और व्यापार था पर्शियन एम्पायर का भारत के साथ, आपको पता है। तो बोलन पास के थ्रू वापस चला गया डारियस तो इस क्षेत्र को जीतने के बाद, और काफ़ी बड़ा क्षेत्र उसके कंट्रोल में आ गया, ठीक है। सीथिया वाला मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। सीथिया, इंडस वैली, ग्रीस, इनको जीतने के बाद साम्राज्य तो अपने पीक पे पहुंच चुका था। अब हम बात करते हैं उनके दूसरे कामों की, कि उन्होंने और क्या क्या काम किया। एडमिनिस्ट्रेटिव जीनियस तो थे ही, लेकिन साथ ही साथ वो एक प्रोफाइल बिल्डर थे। बहुत ही सारे कंस्ट्रक्शन वर्क उन्होंने करवाए। आर्किटेक्चर में बहुत काम किया है। पर्शियन आर्किटेक्चर बहुत मशहूर है, दुनिया भर में आज भी मशहूर है, और उसका बहुत श्रेय जो है वो डारियस को भी जाता है। उन्होंने परसेपोलिस और सूसा में बड़े बड़े
पैलेस बनवाए, कॉम्प्लेक्सेस बनवाए, उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, उन्होंने बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम्स बनवाए अपने साम्राज्य में। उन्होंने एक कैनाल बनवाई थी नाइल रिवर से रेड सी के ऊपर। हालांकि वो कैनाल जो है वो पहले से बनी हुई थी, एक प्राचीन कैनाल थी। मैंने आपको सुएज कैनाल के इतिहास में सब कुछ बताया। सुएज कैनाल की जो मैंने क्राइसिस बताया था आपको, उसमें मैंने आपको बताया कि ये कैनाल कैसे बनी, सुएज कैनाल क्राइसिस में। सुएज कैनाल से पहले एक कैनाल हुआ करते थे। सुएज कैनाल तो आप जानते हैं कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है, या गल्फ ऑफ सुएज से जोड़ती है, आप कह सकते हैं। लेकिन एक पुरानी कैनाल थी जो कि इजिप्ट के रूलर एक फेरो जो हुआ करते थे, उन्होंने नाइल रिवर को रेड सी से जोड़ने के लिए बनाई थी, और वो भी काफी अच्छी कैनाल थी। तो उस कैनाल को फिर से कंस्ट्रक्ट करवाना और फिर से बेहतर बनाने का काम यहाँ पे डारियस ने करवाया था। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में भी इनको बहुत महारत हासिल थी। इन्होंने अपने पूरे साम्राज्य के अंदर बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई थी, और एक बहुत बड़ी सड़क थी 1700 माइल लंबी, जिसका नाम था द रॉयल रोड, ये भी इन्होंने बनवाई थी। तो काफी सारे काम इन्होंने करवाए, और ये इनका एक तरह से वो था कि इनको सिर्फ साम्राज्य विस्तार नहीं करना था, लड़ाई नहीं लड़नी थी, अपने साम्राज्य को वेल मैनेज भी रखना था, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट भी करना था, उसका डेवलपमेंट भी करना था। तो ये इन्होंने करवाई। तो ये पैलेस ऑफ डारियस जो सोसा में इन्होंने बनवाया था, उसकी तस्वीर है। बहुत बड़ा पैलेस इन्होंने यहाँ पे सोसा में बनवाया था, बेबीलोनिया में भी बनवाया था। तो ये चीजें थी। इकोनॉमी में भी देखिए, अगर बात करें इनका कंट्रीब्यूशन की, तो एक इन्होंने यूनिवर्सल करेंसी बनवाई थी, इंट्रोड्यूस करी थी, जिसका नाम था डारिक। ध्यान रखिएगा, डारिक एक करेंसी थी जिसमें सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, और 500 ईसा पूर्व के आसपास इसकी शुरुआत करी थी इन्होंने। और ट्रेड को रेगुलेट करना, कॉमर्स को रेगुलेट करना अपने पूरे साम्राज्य में, उसकी इन्होंने एक तरह से शुरुआत करी थी। और इनके अच्छे रिलेशंस थे आसपास के साम्राज्यों से। लड़ाइयाँ तो थी, लेकिन अच्छे खासा ट्रेड उनके बीच में होता था। सेल्टिक, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, इनके साथ इनके बॉर्डर्स जिनके साथ लगते थे, उनके साथ इनका अच्छा खासा ट्रेड था। और डारिक जो करेंसी थी, जिसमें गोल्ड कॉइन भी था, सिल्वर कॉइन भी था, ये ऐसा कॉइन था जिसको राजा की मर्जी के हिसाब से ही इसको मिंट किया जा सकता था, उसको बनाया जा सकता था। तो ये सब चीजें थी, और इंटरनेशनल ट्रेड भी इनके दौर में अच्छा खासा बूस्ट हुआ डारिक की वजह से, एक ऐसी करेंसी बनने की वजह से। तो ये सब चीजें भी इनको पता चलती हैं। इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट जर्नल्स और क्षत्रप्स को यहाँ पे ये काम दिया कि आप लोगों को ही डारिक बनाना है, और इतना बनाना है, कितना बनाना है वो आपको मैं बताऊंगा। तो ये चीजें हैं। तो डारियस ने जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया, सड़कें वगैरह बनवाई, उससे भी ट्रेड इंप्रूव हुआ। और इन्होंने जैसे कैनाल वगैरह बनाई रेड सी से, वो कैनाल जो जोड़ने का काम किया, नाइल रिवर वगैरह, उससे भी ट्रेड होता था, ट्रेड रूट हो चलता था। तो इस तरह से इनके अच्छे खासे एशिया के साथ, भारत तक के साथ इनके ट्रेड रिलेशंस थे। उसके बाद डारियस की डेथ होती है 486 ईसा पूर्व में, और जक्सिस उनके सक्सेसर के तौर पे शासन को संभालते हैं, उनके जो बेटे होते हैं। अगर हम बात करें ईयर वाइज, तो इवेंट्स को फिर से मैं आपको एक तरह से रिवाइज करवा देता हूं कि देखिए 522 में जब डेथ होती है किसकी, कैम्बिसिस की, तो एक व्यक्ति जो है वो शासक बन जाता है, और उसका नाम सरमदेश, या वो एक बहरूपिया होता है। लेकिन सरमदेश की हत्या कर देते हैं 522 में ही डारियस, और 5-6 और कंस्पिरेटर जो नोबल्स होते हैं वो सरमदेश को मार देते हैं। डारियस को एक यहाँ पे शासन मिल जाता है, डारियस यहाँ पे शासक बन जाते हैं। फिर उन्होंने 521 में अटोसा से विवाह किया, जो कि साइरस की बेटी थी। उसके बाद 520 में जर्क्सिस का जन्म होता है। उसके बाद आगे चल के उन्होंने ग्रीस के खिलाफ मिशन शुरू किया था 518 में। फिर उन्होंने रिबेल्स जो थे बेबीलोनिया के, उनको दबाया था, और इनको डारियस ने पूरी तरह से खत्म किया था 516 से 515 के आसपास ये चीजें चली। उसके बाद बेबीलोन को इन्होंने वापस जीत लिया था 516 से 514 के बीच में। एक बार बेबीलोन इनके हाथ से निकल गया था, तो उसको वापस जीत लिया था इन्होंने जोपीरस की मदद से। फिर इसके बाद इन्होंने 512 में सीथियंस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा। फिर इन्होंने जो है सिक्के लॉन्च किए, जो डारिक गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन है उनको लॉन्च किया। उसके बाद इन्होंने कई सारे क्षत्रप्स बनाए क्षत्रप जो कि गवर्नर्स थे, उनको साम्राज्य को एक तरह से डिवाइड करके उनको अपना अपना क्षेत्र दे दिया, 20 प्रोविंस में साम्राज्य को बांटा। उसके बाद 499 में आयोनियन रिबेलियन हो गया इन मिलेटस और एशिया माइनर के उस क्षेत्र में, जहाँ पे वो ग्रीक्स और इनके बीच में वॉर हुआ था, मैंने आपको दिखाया था वो क्षेत्र। वहां पे वो एक तरह से रिबेलियन हो गया। फिर 494 में ईसा पूर्व में इन्होंने
इन आयनियन रिबोल्स को अपने कंट्रोल में लिया। उसके बाद ग्रीक्स के खिलाफ इन्होंने अभियान किया 492 में, और 490 में उस अभियान का अंत हुआ जब सेकंड एक्सपीडिशंस हुआ, बैटल ऑफ मैराथन हुआ, और बैटल ऑफ मैराथन में इनकी हार हुई। इस तरह से चीज़ें हुई। फिर 496 में जो है इजिप्ट के अंदर जो है एक इंसर्जेंस जो है वो ब्रेकआउट हो गया, और उसी दौर में इनकी मृत्यु भी हो गई 486 में। इसके बाद समय आता है जर्क्सिस का, और जर्क्सिस को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन के साथ भी जुड़िएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और साथ ही आपको सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज का एक्सेस भी मिल जाएगा अगर आप इन कोर्सेज को परचेज करते हैं तो। और चैट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका सजेशन हो, उसका भी मोस्ट वेलकम है। सो सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ आप बने रहे, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर हम बात करें पर्शियन एम्पायर की, तो पर्शियन एम्पायर के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो भी आप देखिएगा। मैंने उनका इतिहास बताया, उनका रिलीजन सेपरेटली भी बताया है, पर्शियंस और ग्रीक्स के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनको भी पढ़ाया है, इनके जो राजा हैं उनकी बायोग्राफीज भी चल रही हैं। तो अगर आप पर्शियन एम्पायर का इतिहास जानने में बहुत इच्छुक हैं तो वो वीडियोज़ आप जरूर देखिएगा। सो मिलते हैं।